नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की। लास्ट क्लास में हमने प्रधानमंत्री की बात की थी कि प्रधानमंत्री के क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। अब तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, हम उनकी बात आज की क्लास में करेंगे। तो है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे वो हुए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद दूसरे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी क्या होती है, पद के दौरान रहते हुए मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की जगह बाद में कार्यवाहक बनाया जाता है इंद्र कुमार गुजराल को। इंद्र कुमार गुजराल ये क्या रहते हैं, कार्यवाहक रहते हैं। कार्यवाहक इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है इन दोनों की जगह। अर्थात जवाहरलाल नेहरू के पद के दौरान 1964 में मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल क्या बनते हैं, सॉरी गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। इंद्र कुमार ने गुलजारी लाल नंदा, आप इसको थोड़ा करेक्शन करेंगे हम, गुलजारी लाल नंदा क्या बनते हैं, उनको कार्यवाहक बनाया जाता है। किसको, गुलजारी लाल नंदा को। गुलजारी लाल नंदा को इनको क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक। तो ये क्या करते हैं, कार्यवाहक। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये कार्यवाहक रहते हैं। फिर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। इनकी भी पद के दौरान मृत्यु हो जाती है 1971 के समथिंग, सॉरी 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद जो तीसरे प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे, वो तीसरे प्रधानी बनते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन बनते हैं, इंदिरा गांधी। इसके बाद चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, ये कहाँ से बनते हैं, जनता पार्टी से। किससे बनते हैं, जनता दल से या जनता पार्टी से। कहाँ से बनते हैं ये, जनता पार्टी से बनते हैं। और ये इंदिरा गांधी होती है, इनके समय 1975 में आपातकाल लगाया जाता है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के पूरे जीवन में एक दाग लगा है कि इन्होंने 1975 में 25 जून 1975 को क्या लगा दी थी, इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था। इसके बाद जो चौथे प्रधानमंत्री, पांचवें प्रधानमंत्री बनते हैं, वो पांचवें प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हमारे पांचवें प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री रहते हैं, ये निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रधानमंत्री रहते हैं। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं। तीसरे इंदिरा गांधी। चौथे मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी से थे, गठबंधन की सरकार थी। पांचवे थे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद आगे बात करें तो छठे नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वो बनते हैं वापस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वापस 1980 के समथिंग क्या बन जाती है, वापस प्रधानमंत्री बन जाती है। इसके बाद आगे बात करें, सातवें नंबर पे बात करें तो उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद बनते हैं राजीव गांधी। कौन बनते हैं, राजीव गांधी। कौन बनते हैं इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये क्या है, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, राजीव गांधी बनते हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं। इसके बाद आगे बात करें, आठवें नंबर के जो प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी के बाद क्या बनते हैं, कौन बनते हैं, वीपी सिंह। कौन बनते हैं, वीपी सिंह। वीपी सिंह, विश्वेंद्र प्रताप सिंह, ये क्या बनते हैं, आठवें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद बात करें, वीपी सिंह के बाद नौवें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। कौन बनते हैं, चंद्रशेखर। कौन बनते हैं, चंद्रशेखर बनते हैं। इसके बाद 10वें नंबर की बात करें तो अगले प्रधानमंत्री हमारे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे, कौन बनते हैं, नरसिंहा राव। कौन बनते हैं,
पीवी नरसिंहा राव। कौन बनते हैं? पीवी नरसिंहा राव। पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं। आगे बात करें, नरसिम्हा राव के बाद बनते हैं अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहते हैं। कब? जब पहली बार बनते हैं तब रहते हैं मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री। मात्र 13 दिन क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री रहे। जब पहली बार बनते हैं तब अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इंदिरा गांधी 6 नंबर की, 7वें नंबर की राजीव गांधी, 8वीं वीवी सिंह, 9वें चंद्रशेखर, 10वें पीवी नरसिंहा राव, 11वें अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद आगे बात करते हैं 12 नंबर के जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वो होते हैं इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद होते हैं एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा ये हमारे 11वें नंबर 12वें नंबर के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद बात करें, आगे आते हैं हमारे, कौन आते हैं आगे? हमारे जो प्रधानमंत्री आते हैं वो आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल भी क्या बनते हैं? हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद आके आते हैं वापस अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद बात करें, आगे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं वापस प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वापस अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, वो है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। और लास्ट वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह के बाद बनते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। एक बार जो फर्स्ट बार बनते हैं वो 13 दिन ही काम कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कार्यकाल पूरा करते हैं वो लिखा है। इनमें हमने वो नाम लिखे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, अर्थात या तो पद पे रहते मरते हो गए या पूरा कार्यकाल किया है, जिनका हमने नाम लिखा है। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे इन नाम की हमने बात की। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट हमने बात की इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीवी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंहा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 13 दिन रहते हैं। इसके बाद एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार। हम अब बात करते हैं इनकी मोस्ट चीज़ों की कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रहा है इनके जीवन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित प्रधानमंत्री। इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 15 अगस्त से 1947 से क्या रहे? मनोनीत रहे। और 1952 के बाद 1964 तक ये कार्य किया। और 1952 के बाद ये क्या हुए? जब चुनाव हुए पहली बार 1952 में, तब ये निर्वाचित बने। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जिसका रहा है उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1954 में इन्होंने क्या होता है? एक पंचशील समझौता करते हैं। पंचशील समझौता किसके प्रधानमंत्री के दायित्व में हुआ, निर्देशन में हुआ? तो उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौता किसके बीच होता है? भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता किसका होता है? भारत व चीन के मध्य। भारत व चीन के मध्य पंचशील समझौता होता है। और ये भारत व चीन के समय 1954 में होता है। कब होता है ये? 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चान एन लाई के मध्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य जो चीन के प्रधानमंत्री थे उनके मध्य क्या होता है? पंचशील समझौता होता है 1956। इसके बाद 1960 में क्या करते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक सिंधु जल नदी है, उस सिंधु जल का समझौता 1960 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से किया जाता है। 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है
पंचशील समझौते से संबंधित व्यक्ति है तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिंधु जल समझौता किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1961 में क्या हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके जनक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नासिर टिटो, तीन नाम आते हैं, नेहरू, नासिर, टिटो। नेहरू, नासिर, टिटो। तो नेहरू तो थे भारत के, इसके अब्दुल नासिर थे मिस्र के, और मार्शल टिटो थे यूगोस्लाविया के। तो नाम इनको शॉर्ट में याद रखे जाते हैं, नेहरू, नासिर, टिटो। ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी कि हम क्या रहेंगे? गुटनिरपेक्ष रहेंगे, किसी देश का समर्थन नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम क्या रहेंगे? गुटनिरपेक्षता की नीति इन्होंने अपनाई थी 1961 में। तो नेहरू, नासिर, टिटो, कई बार एग्जाम में आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे। इन तीनों में से एक नाम भी आ सकता है, कभी तीनों नाम भी आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर और मार्शल टिटो। मिस्र के नासिर थे, यूगोस्लाविया के टिटो थे। और 1960 पर पद पर रहते हुए इनकी क्या हो जाती है? 1964 में क्या हो जाती है? इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो एक तो आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक आएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो 1964 में इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। और इनका जो समाधि स्थल बना हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है? शांतिवन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शांति के उपासक रहे हैं, शांति के लिए उन्होंने काम किया है। पंचशील आंदोलन शांति से संबंधित था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन शांति से संबंधित था। तो इनका जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? शांति स्थल के नाम, शांतिवन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? शांतिवन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारे दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनके जीवन में क्या होता है? 10 जनवरी 1966 को क्या होता है? ताशकंद समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। कहाँ होता है? ये भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान के मध्य। और इन्हीं के समय 1965 में, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 1965 में भारत और पाकिस्तान का क्या होता है? युद्ध होता है। 1965 में क्या होता है? 1965 में भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? भारत विजयी बनता है, भारत विजयी होता है। उसके बाद 1966 में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है लाल बहादुर शास्त्री व जनरल आयूब खां के मध्य। ये पाकिस्तान के जनरल होते हैं, आयूब खां के मध्य। तो पूछा जाता है ताशकंद समझौते से संबंधित प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। कब होता है ताशकंद समझौता? 10 जनवरी 1966 को क्या होता है? ताशकंद समझौता होता है। और कौन होता है? लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खां के मध्य। ये क्या होते हैं? जनरल। उस समय पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा माना जाता था वो जनरल ही माना जाता था। और इन्हीं के अगले दिन क्या होता है? ताशकंद समझौते के अगले दिन इनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है, रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। तो 11 जनवरी 1966 को शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु इनकी हो जाती है। पद पर रहते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको विजयघाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर जो शास्त्री साहब हैं उनका जो समाधि स्थल है उसको विजयघाट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था या किस व्यक्ति ने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक और उन्होंने पहले बताया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है तो गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू व शास्त्री जी दोनों की मृत्यु के उपरांत श्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कौन सा बनाया जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? कार्यवाहक किसको बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा। पूछा जा सकता है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? किसे बनाया गया कार्यवाहक? गुलजारी लाल नंदा। दोनों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। और पद पर रहते हुए मृत्यु होने के बाद गुलजारी लाल नंदा जो कि सीनियर कांग्रेस के सदस्य होते हैं उनको क्या बनाया जाता है?
प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजयघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंदिरा गांधी। इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। देश की प्रथम व अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। कौन रही है? इंदिरा गांधी। देश की अब तक वो एकमात्र प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही है? इंदिरा गांधी रही है। इसके बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनी है। 1969 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो यह कई बार आया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, सन पूछा जाता है 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया जाता है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और इंदिरा गांधी के समय क्या होता है? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। क्या होता है? भारत पाक युद्ध होता है 1971 में, और भारत विजय बनता है। और भारत विजय बनने के बाद एक नए देश का जन्म होता है। किस देश का जन्म होता है? वो बांग्लादेश का। 1971 में एक नया देश का जन्म होता है। किसका? बांग्लादेश का। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती है। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं। कौन रहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। 1972 में इन्होंने क्या करते हैं? शिमला समझौता होता है। इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो, ये किसकी है? पाकिस्तान की। पाक और भारत के मध्य शिमला समझौता कब होता है? 1972 में। भारत और पाकिस्तान के में शिमला समझौता होता है 1972 में। क्या किया जाता है? इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में शिमला समझौता किया जाता है। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है? शिमला समझौता होता है। तो पूछा जाता है शिमला समझौते से संबंधित प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री कौन थी? जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौता 1972 में होता है। 25 जून 1975, ये डेट अभी खूब चली थी, अखबारों में भी आई थी। इसको काला दिन बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि 25 जून 1975 को क्या लगाया था? आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के माध्यम से करवाई थी। तो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगवाया था किसने? 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने। और यही इनके बारे में कलंक कहा जाता है कि बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दिया? 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी। इसके बाद फिर दोबारा ये आगे जाके 1980 के समथिंग फिर प्रधानमंत्री बन जाती है। अगले चुनाव में ये क्या करती है? 25 1975 को कम से कम 21-22 दिन क्या चलता है? ये जो है आंतरिक अशांति आपातकाल चलता है। नेक्स्ट चुनाव होते हैं, हार जाते हैं। उसके बाद फिर अगले चुनाव में क्या हो जाती है? जीत जाती है। इसके बाद मोरारजी देसाई बनते हैं, लेकिन अगले चुनाव के बाद वापस इंदिरा गांधी क्या बन जाती है? प्रधानमंत्री बन जाती है 1980 के समथिंग। 1984 में क्या होता है? जब ये दोबारा प्रधानमंत्री है तो 1984 में इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था? तो कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1984 में। क्यों? क्योंकि जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर है वहां पर खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों के विरुद्ध चलाया गया था। अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है उसमें जो खालिस्तान उग्रवादी हैं उनके लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? अमृतसर ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती है। और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। जो इंदिरा गांधी रही है उनके जो समाधि स्थल है उनको किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट याद रखना, इसको गवर्नमेंट के द्वारा काला दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है मोरारजी देसाई। जब 1975 में क्या होता है? 1975 में आपातकाल लगाते थे और जो इनके खिलाफ होते हैं उनको सबको उठा उठा के गवर्नमेंट जेल में डाल देने का कार्य करती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो मोरारजी देसाई चुनाव जीत जाते हैं और इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है। लेकिन फिर इसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं, कुछ समय बाद ये सरकार वापस गिर जाती है। कुछ समय बाद फिर चुनाव होते हैं 1980 के समथिंग, तो उसमें इंदिरा गांधी जीत जाती है। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। ये प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी, ये जनता दल से संबंधित थे।
ये पहले कांग्रेस में थे, लेकिन आपातकाल के बाद क्या होता है, इनमें लड़ाई वड़ाई हो जाती है, दूर हो जाते हैं और ये नई पार्टी का गठन कर लेते हैं, जनता दल या जनता पार्टी का, और ये चुनाव में जीत जाते हैं। तो प्रथम गैर कांग्रेस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। प्रथम गठबंधन सरकार इसको कहा जा सकता है कि ये दूसरे दलों के सहयोग से बनी थी। तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसने बनाई थी, मोरारजी देसाई ने। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे, कांग्रेस के थे, लेकिन पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रथम गठबंधन सरकार का गठन भी मोरारजी देसाई ना प्रधानमंत्री ने किया था। और इनके समय 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। मोरारजी देसाई के समय 1978 में कौन सा संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें संपत्ति का मूल अधिकार को हटाकर क्या बना दिया जाता है, विधिक अधिकार बना दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना जाता है, विधिक अधिकार बना दिया जाता है। याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 किसके समय होता है, मोरारजी देसाई के समय होता है। और ये क्या करते हैं, जो संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको हटाकर 300 में 300 क में क्या बना देते हैं, 300 ए या क में क्या बना देते हैं, एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह, इसके बाद अगले प्रधानमंत्री आते हैं चौधरी चरण सिंह। क्यों, इंदिरा गांधी आती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमने उसमें बात कर ली, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का। उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कभी लोकसभा का सामना नहीं किया गया। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, लगभग 1 महीने प्रधानमंत्री रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। लगभग 1 माह ये कह रहे प्रधानमंत्री रहे, लगभग 1 माह प्रधानमंत्री रहे थे ये, फिर इनकी सरकार गिर जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। कौन थे वो, चौधरी चरण सिंह, जो कभी लोकसभा नहीं गए। नेक्स्ट प्रधानमंत्री की बात करें, राजीव गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, सबसे युवा प्रधानमंत्री और सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी है। इन्होंने पंचायती राज का जनक कहा जाता है, इन्होंने सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। अब तक के सबसे भारी बहुमत के साथ देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी। कौन है, राजीव गांधी है, जिन्होंने अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं आज तक, उसमें सबसे भारी मतों से जो सरकार बनाई है वो है राजीव गांधी। पंचायती राज का स्वर्ण काल किसके कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल को कहा जाता है, राजीव गांधी के कार्यकाल को। राजीव गांधी के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज के जनक कौन कहलाते हैं, राजीव गांधी। कौन कहलाते हैं, राजीव गांधी। आधुनिक पंचायती राज के जनक कौन कहलाते हैं, राजीव गांधी कहलाते हैं। और पंचायती राज का स्वर्ण युग कौन से प्रधानमंत्री को कार्यकाल कहा जाता है, राजीव गांधी के कार्यकाल। इनके समय क्या होता है, 61वां संविधान संशोधन 1989 होता है। इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। इनके समय मतदान, जो आज हम 18 वर्ष की उम्र में मतदान देते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, वो राजीव गांधी जी ने किया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया था, इन्होंने मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी थी, 18 वर्ष की आयु की। किसके काल में हुआ, राजीव गांधी के काल में 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। और मतदान की आयु, जो मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। राइट आंसर आएगा 61वां संविधान संशोधन 1989, 1989। इसके बाद आते हैं वीपी सिंह, विश्वेंद्र नाथ प्रताप सिंह, विश्वेंद्र नाथ प्रताप सिंह, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वीपी सिंह। इनके समय क्या होता है, एक मंडल आयोग का गठन किया जाता है। और वीपी सिंह क्या करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की ऐसी जातियों का मंडल आयोग का गठन किया जाता है। मंडल आयोग क्या करता है, मंडल आयोग के द्वारा वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये बोलते हैं मंडल आयोग के गठन करते हैं, जिसके अंदर बीपी मंडल होते हैं, जिसके अध्यक्ष, इसलिए उसको मंडल आयोग बोला जाता है। बीपी मंडल, इस आयोग के अध्यक्ष से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल थे। तब इसमें यह बताया गया था कि एससी और एसटी के अलावा जो पिछड़ी जातियां हैं उनका क्या किया जाए, उनका एक सर्वे किया जाए, जो भी पिछड़ी हुई है। तो ये ओबीसी को क्या करते हैं, केंद्र में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाता है। किसके समय, वीपी सिंह के समय। इनका पूरा नाम है विश्वेंद्र नाथ प्रताप सिंह। और इनको सामने महत्वपूर्ण घटना होती है, एक मंडल आयोग का गठन किया जाता है। और 1900 नंबर में क्या करते हैं
केंद्र सरकार में और केंद्र में क्या करते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी का वर्ग है, उसमें जो जातियां शामिल है उसको 27% आरक्षण देने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें वह लाल किले पर झंडा फहराने का अवसर नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि इनका जो सरकार होती है वो क्या होती है, 15 अगस्त से पहले ही क्या होती है, जून में ही गिर जाती है, कि 15 अगस्त आने से पहले ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लगभग ये 11 माह तक क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन इनका संजोग देखिए या दुर्भाग्य कहें कि जैसे ही 15 अगस्त को ये लाल किले पर झंडा फहराते, उससे पहले जून के लास्ट में क्या होता है, इनकी सरकार गिर जाती है। अर्थात चंद्रशेखर एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जिन्हें लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य नहीं मिला। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन कहीं आ जाए कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य नहीं मिला, तो कौन है, चंद्रशेखर। कौन है, चंद्रशेखर। नेक्स्ट बात करें आगे, पीवी नरसिंह राव। इनके समय जो अभी क्वेश्चन आया था नवीन आर्थिक नीति, सीईटी में क्वेश्चन आया था, नवीन आर्थिक सुधार कब से लागू हुए, नवीन आर्थिक सुधार कब से लागू हुए, 1991 में लागू हुए। तब प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिंह राव, और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नवीन आर्थिक सुधार कब से लागू किए गए, 1991 में, जिसमें एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण नीति अपनाई गई थी। 1991 में राव मनमोहन मॉडल आर्थिक सुधार किया गया। तो राव तो कौन थे, प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन कौन थे, वित्त मंत्री। कौन थे ये, वित्त मंत्री थे। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तब मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे। इनके समय एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। पीवी नरसिंह राव के समय आर्थिक सुधार अपनाए गए हैं और उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, एलपीजी की शुरुआत की गई। और ये इनका एक नारा था, इनका एक सोच थी कि लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर एक नीति थी। उस समय जो विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल थे। तो इनकी जो नीति थी लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। इसी नीति का अनुसरण आज के जो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी साहब है वो भी करते हैं, वो भी पूर्व के देशों के साथ अच्छा संबंध बना रखे हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, इसका था कि जो हमारे पूर्व के देश हैं, पूर्व दिशा की ओर जो भी देश हैं, हमारे एशिया के जो देश हैं, उनका हमें क्या करना है, उनसे हमें सहयोग लेना है और हमें उनको सहयोग देना है। तो कई बार पूछा गया है लुक ईस्ट पॉलिसी कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई थी, तो राइट आंसर आएगा लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री की द्वारा गई थी। उस समय विदेश मंत्री कौन थे, ये भी पूछा जाता है, कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल उस समय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री नहीं, विदेश मंत्री थे। उस समय जब आर्थिक सुधार अपनाए गए तब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई गई तब विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। कौन थे विदेश मंत्री, इंद्र कुमार गुजराल। ये क्या थे, विदेश मंत्री थे। कौन थे, विदेश मंत्री थे ये भारत के। पूर्व की ओर देखो जब नीति अपनाई गई, और नीति किस प्रधानमंत्री ने अपनाई, पीवी नरसिंह राव ने। इसके बाद बात करें अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, ये भी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में कोई विशेष चीज नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, फर्स्ट बार में जब ये बनते हैं तो इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का होता है। सबसे कम कार्यकाल पूछा जाए कि ऐसे प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन हालांकि ये बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपना 2 कार्यकाल पूरा करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल 13 दिन रहा है, पूर्णतः गैर कांग्रेस सरकार। इससे पहले हमने पढ़ा किसका, मोरारजी देसाई, वो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन यह पूर्णतः गैर कांग्रेस सरकार थी। पहली बार पूर्णतः गैर कांग्रेस सरकार कब आई, अटल बिहारी वाजपेयी में, बीजेपी की सरकार पहली बार पूर्ण रूप से यहाँ पर बनी है, पूर्णतः गैर कांग्रेस सरकार थी। और सबसे कम कार्यकाल 13 दिन का किसका रहता है, अटल बिहारी वाजपेयी का रहता है। इसके बाद ये फिर दोबारा से बढ़ते हैं, उस टाइम भी ये पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते हैं, फिर तीसरी बार ये जब बढ़ते हैं तब अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह, मंत्री बनने से पूर्व क्या थे, एक वित्त मंत्री रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे। आरबीआई के क्या रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। जो मनमोहन सिंह है ये वित्त मंत्री कब थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय ये क्या थे, वित्त मंत्री थे।
कब थे? जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव के समय ये वित्त मंत्री थे और इन्हीं के समय 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे और ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पूर्व में वित्त मंत्री और आरबीआई का गवर्नर रह चुका है? तो राइट आंसर आएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद 2014 से लगातार कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। ये देश के कौन से हैं? क्रम से व्यक्ति के रूप में पूछे तो 14वें प्रधानमंत्री है। कौन से हैं? 14वें प्रधानमंत्री है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और ये एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। एकमात्र प्रधानमंत्री अब तक में, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद हुआ है 17 सितंबर 1950। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने उनका जन्म 1947 से पहले हुआ था, लेकिन एकमात्र नरेंद्र मोदी साहब है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। और ये देश के 14 व्यक्तिगत रूप से बात करें तो कौन से व्यक्ति के रूप में, लगातार व्यक्ति के रूप में गए, व्यक्तिगत रूप से कौन से 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से? क्योंकि इंदिरा गांधी बनी है बीच में 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बन गए, लेकिन व्यक्ति की बात करें तो ये व्यक्तिगत रूप से 14वें प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात राज्य के क्या बार रहे हैं? 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात राज्य के 4 बार क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने 4 कार्यकाल गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में भी पूरे किए हैं और ये लगातार तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करने की ओर अग्रसर है। इनके समय बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। इसके अलावा आपको पता है जीएसटी बिल इनके समय आया, धारा 370 हटाने का काम इन्होंने किया, नोटबंदी इनके समय हुई। और इनकी जो प्रमुख योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब की, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया। मेक इन इंडिया इनके द्वारा चलाया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इनके द्वारा चलाई गई, डिजिटल इंडिया इनके द्वारा चलाई गई। इसके अलावा आगे बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जिसमें आपको पैसे मिलते हैं 6,000 रुपये, अब 8,000 रुपये कर दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन इनके द्वारा चलाया गया। आयुष्मान भारत इनके द्वारा चलाया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसमें 0 बैलेंस पर आपका खाता खोला गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सब किसके द्वारा चलाई गई है? ये पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ इनके द्वारा लगातार 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने तब से कल्याण के लिए चलाई गई इनकी योजनाएं हैं। तो इनमें से पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन सी योजनाएं किसके द्वारा चलाई गई है? तो याद रखना है मोस्ट योजनाएं हैं मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके बाद नेक्स्ट बात करें नोट प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको पता है कि लोकसभा सदस्य होते हैं वो क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 4 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे फिर भी क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। वो किस सदन के सदस्य थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे। सबसे पहले इंदिरा गांधी थी जो क्या बनी? प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा थे जो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद थे मनमोहन सिंह एक और एक थे इंद्र कुमार गुजराल। इंदिरा गांधी यह पहली सदस्य राज्यसभा की, तो प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा है। इसके बाद इंद्र आय के गुजराल का मतलब इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो 4 नाम याद रखना, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये लोकसभा के सदस्य न होकर किस सभा से थे? राज्यसभा के सदस्य थे ये, और क्या बने? ये प्रधानमंत्री बने। अब तक 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे लेकिन राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। तो पहला व्यक्ति कौन था? इंदिरा गांधी। दूसरे कौन बने? एच.डी. देवगौड़ा। तीसरे बने इंद्र कुमार गुजराल और चौथे बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब हम बात करेंगे उप प्रधानमंत्री की। उप प्रधानमंत्री भी हमारे देश में बने हैं लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान में नहीं है, केवल ये राजनीतिक नियुक्ति की दृष्टि से
बनाए जाते हैं। उप प्रधानमंत्री इस पद का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, राजनीतिक कारणों से इनकी नियुक्ति की जाती है, कि उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। उप प्रधानमंत्री का, जैसे प्रधानमंत्री का उल्लेख है कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख या मुखिया प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ऐसा उप मुख्यमंत्री के बारे में कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा है, केवल राजनीतिक कारणों से इसकी नियुक्ति की जाती है। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये किसके समय थे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया? तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई को क्या बनाया जाता है? उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती है तब मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर इनकी अनबनी हो जाती है, इसके बाद चुनाव होते हैं और इसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मोरारजी देसाई के समय जगजीवन राम को क्या बनाया जाता है? जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो सबसे पहले कौन रहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दूसरे कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कई बार पूछा जाता है दूसरा कौन था, पहला और दूसरा याद रखना। दूसरा प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई था। और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तीसरे बनते हैं जगजीवन राम। कौन बनते हैं? जगजीवन राम। प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। चौथे बनते हैं चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह बनते हैं। इस समय प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? मोरारजी देसाई। कौन रहते हैं? मोरारजी देसाई। किसको बनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह को बनाया जाता है। इसके बाद बनते हैं वाईवी चौहान। उस समय प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं चौधरी चरण सिंह। कौन रहते हैं? चौधरी चरण सिंह। कौन रहते हैं? चौधरी चरण सिंह। किसको बनाया जाता है? पांचवा वाईवी चौहान। और प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? चौधरी चरण सिंह। छठा बनाया जाता है चौधरी देवीलाल को। किसको बनाया जाता है? चौधरी देवीलाल को। उस समय प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? वीपी सिंह। सातवें नंबर पर फिर चौधरी देवीलाल बनते हैं। उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं चंद्रशेखर। कौन रहते हैं? चंद्रशेखर। कौन रहते हैं? चंद्रशेखर। वाईवी चौहान के बाद चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति 2 बार उप प्रधानमंत्री रहा है? तो वह है देवीलाल चौधरी। क्या रहे हैं? 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 बार उप प्रधानमंत्री कौन रहे? डिप्टी पीएम कौन रहे हैं? चौधरी देवीलाल रहे। एक बार तो वीपी सिंह सरकार में और एक बार चंद्रशेखर सरकार में। एक बार जब ये उप प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और दूसरी बार ये चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर थे। और लास्ट जो प्रधानमंत्री बने हैं वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया जाता है। तो कौन? 8 लोग रहे हैं। कौन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बाद रहे मोरारजी देसाई, इसके बाद रहे जगजीवन राम, इसके बाद रहे चौधरी चरण सिंह, 5वें नंबर पर रहे वाईवी चौहान, छठे चौधरी देवीलाल, 7वें नंबर चौधरी देवीलाल और 8वें नंबर पर ले रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये आपके पास 8 नाम हमने आज की बात की। ये क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पहला और दूसरा तो एक तो याद रखना है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये 2 तो याद रखना ही है। और एक ये याद रखना है छठा 7वां कि ऐसा व्यक्ति जो 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया, चौधरी देवीलाल। और लास्ट वाला एक रखना लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की, राज्यसभा की, जो भी इनके पदेन समितियां होती हैं इनकी सबकी बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था, अब तक के हमने प्रधानमंत्री जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने उनकी आज की क्लास में बात की। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित, राज्यसभा सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनसे संबंधित मैटर की होगी। और 15 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर से आपके लिए क्या लगाई जाएगी? MCQ लगाई जाएगी। किसकी? MCQ की क्लास लगाई जाएगी CET 10+2 की। CET 10+2 की
क्या लगाई जाएगी, MCQ क्लास लगाई जाएगी 15 अक्टूबर 2024 के बाद 5-6 दिन। तो धन्यवाद आपको।